वैसे आज की आपकी क्लास जो है वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स पर काम करेगी, फेस रूल का बिल्कुल बेस तैयार करने वाले हैं। अदरवाइज जो आपका इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। बट आज की क्लास को ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आज की क्लास आपको समझ आई तभी आप आगे वाली क्लास को मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज आपकी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझना पॉसिबल नहीं है। तो आपके आज की क्लास में जस्ट आपकी इंट्रो होगी कि हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। जो भी आप जितनी भी आपकी यूनिट पेंडिंग है उसमें सारा हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में आप लोग कंसेप्ट बिल्ड करने वाले हो कि हम जो आगे के अपने टॉपिक्स पर जब आएंगे तो वहां पर वहां पर डायरेक्ट आपको बोलूंगी कि यहाँ पर हम फेस रूल अप्लाई कर रहे हैं। बट फेस रूल क्या है वो चीज मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, और कुछ छोटी छोटी सी चीजें और हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट क्लास आपकी रखी है। यहाँ से एग्जाम में हार्डली 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आज की क्लास से। तो इस क्लास में से अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ये देख रहे हो कि मुझे आगे वाली क्लासेस आगे वाले लेक्चर जो है वो समझ आ जाए, तो उसके लिए आपका ये कंसेप्ट जो है इजीली एक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इजी बनाने के लिए आगे वाले लेक्चर्स को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फेस रूल के बारे में। अब ये फेस रूल आप लोगों ने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं किया, ग्रेजुएशन में बहुत छोटा सा टॉपिक आया था वो आपका वहां पर, बट अब आपको पूरा डिटेल में इसकी कंसेप्चुअल स्टडीज की यहाँ पर करनी है। तो अब बात करते हैं कि फेस रूल क्या है। फेस रूल देखो, हमारा जे विलार्ड गिब्स ने इसको दिया था। जे विलार्ड गिब्स ने इसको हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने जे.डब्ल्यू. गिब्स भी बोल देते हैं, या फिर जो आप नॉर्मली गिब्स के नाम से जिनको जानते आ रहे हो, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह के टर्म में आपने गिब्स का नाम बहुत जगह ऊपर पढ़ा है, तो वही गिब्स है हमारे जे विलार्ड गिब्स। तो इन्होंने फेस रूल को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने क्या कहा, अभी मैं कुछ ऐसे टर्म्स बोलूंगी जिनका मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा, अभी सुन लो, धीरे धीरे वो कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर करती आऊंगी। तो यहाँ देखिए जे विलार्ड ने क्या बात बोली थी, मतलब गिब्स ने क्या बात बोली थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हेट्रोजीनियस सिस्टम है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, और वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ कंडीशन सुनते जाना कि जो भी अभी कंडीशंस बताने वाली हूं, अगर वो कंडीशंस को कोई सिस्टम ओबे कर रहा है तब हम फेस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम फेस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले इन्होंने क्या कहा, हेट्रोजीनियस सिस्टम होना चाहिए और वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ वो किसी ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फोर्स के इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा, या यूं कहो इनके इससे अफेक्ट नहीं हो रहा, तब जाकर हम फेस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिस्टम पर फेस रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट तो जो गिब्स ने फेस रूल दिया है वो किसी हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए दिया है, और वो हेट्रोजीनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है उसके लिए दिया है। साथ ही साथ कंडीशन क्या रहेगी कि वहां पर जो भी हमारा सिस्टम है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस या मैग्नेटिक फोर्सेस जो भी हैं उनके इन्फ्लुएंस में अगर नहीं आ रहा, उनसे अफेक्ट नहीं हो रहा है अगर सिस्टम, तब जाकर हम फेस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम फेस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन आता है कि फेस रूल अब है क्या। ये तो बता दिया कि किस सिस्टम पर अप्लाई किया जाएगा, किस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा फेस रूल, बट फेस रूल क्या है, उन्होंने हमें एक एक रूल दिया था विच इज रिप्रेजेंटेड बाय F is equal to C minus P plus 2। F is equal to C minus P plus 2, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, अभी बताने वाली हूँ ये टर्म्स क्या है। तो इन्होंने क्या कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम की, सुन लो सिर्फ एक बार ये सेंटेंस, अभी एक्सप्लेन कर दूंगी कि गिब्स ने एक्सप्लेन किया कि किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगा और उसके नंबर ऑफ फेसेस
पर डिपेंड करेगा। दोबारा सुनिए, एक बार दोबारा सुना इसी चीज को। उन्होंने क्या कहा कि इस टाइप का कोई भी सिस्टम है, ये पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करने वाला अगर कोई सिस्टम है, उसके लिए अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है या डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट सिस्टम इज डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट सिस्टम एंड आल्सो नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। वहां से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता सकते हैं। अब एक बार ये सुनो, उन्होंने ये मैथमेटिकल रिलेशन दी F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। पर आपका F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को C यहां नंबर ऑफ कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद P यहां पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फेसेस, को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर किसी को भी इन तीनों का ही मीनिंग नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसके मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बस एक मैथमेटिकल रिलेशन देख लो कि गिब्स ने इन 3 फैक्टर्स के बारे में बात की थी। कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बारे में और नंबर ऑफ फेस के बारे में। देखो अभी मैंने आपको ना एक डेफिनेशन बताई थी कि गिब्स ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। उन्होंने कहा था अगर कोई भी हेटेरोजीनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और वो किसी ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंपोनेंट पर और नंबर ऑफ फेसेस पर डिपेंड करता है। तो अब क्वेश्चन आता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फेस को मतलब क्या होता है हमारे सामने। तो अब ये तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 1 बाय 1। बट अगर आपको ये तीनों चीजें पता चल जाती हैं तो उनकी वैल्यूज को जस्ट आप यहाँ पर पुट करोगे C की और P की वैल्यूज को पुट करोगे, वहां से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब 1 बाय 1 इनको तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ सबसे पहले नंबर ऑफ फेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फेस की। फेस किसी भी सिस्टम में क्या होता है, देखो आपके सामने अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम के लिए हम जब से थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट की है हमेशा से बोलते आए हैं कि किसी भी सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो तो वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। सिर्फ सिस्टम आप उसको बोलते हो जो कि आपका अंडर कंसीडरेशन चल रहा है, उसी को बोलते आए ना। तो अब यहाँ पर बात आती है कि किसी सिस्टम की फेस की अगर आपको बात करनी है तो फेस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फेस का मीनिंग होता है अगर आपका कोई भी सिस्टम होमोजीनियस आपको दिखाई दे रहा है, होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म फेस अगर आपको दिखाई देता है तो वहां पर हम सिंगल फेस मान के चलते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी, वाटर में शुगर ऐड कर दी, क्या वहां पर एक होमोजीनियस फेस दिखाई दे रहा है या होमोजीनियस मिक्सचर हमें दिखाई दे रहा है? अगर आपको होमोजीनियस या यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है तो वहां वो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सिंगल फेस रखता है। साथ के साथ फेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो पहला फैक्टर तो ये रहेगा, होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, वो फिजिकली हम उसको सेपरेट ना कर पाए, फिजिकली सेपरेट ना कर पाए और मैकेनिकली सेपरेट किया जा सकता है, मैकेनिकली सेपरेट किया जा सकता है। दोबारा सुनिए, सबसे पहली बात हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, जो सॉल्यूशन हमारा फॉर्म हुआ है या जो भी सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, हमारे सामने जो भी सिस्टम रखा गया है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितने फेस एग्जिस्ट करते हैं तो फेस रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन तो है कि वो हमें होमोजीनियस दिखाई देना चाहिए और वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ मैकेनिकली उसको सेपरेट किया जा सकता है। अगर हम उसको फिजिकली सेपरेट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। अब फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते मतलब फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप किसी राइस में स्टोन की बात करो, राइस में स्टोन ऐड कर दिए जाए तो क्या
करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने वाटर में शुगर ऐड कर दिया है तो क्या आप उसको हाथ डाल के वापस से निकाल सकते हो? जैसे ही आपने वाटर में शुगर ऐड की, उसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद वो आपको होमोजीनियस एक जैसा तो दिखाई दे रहा है, बट क्या आप शुगर को खुद से निकाल सकते हो, उसमें से रिमूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसको अगर आपको सेपरेट करना है वाटर और शुगर को, तो मैकेनिकल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर आप वाटर और शुगर को सेपरेट कर सकते हो। तो जहां पर आपको होमोजेनिटी दिखाई दे रही है, फिजिकली सेपरेबल ना हो और साथ ही साथ मैकेनिकली अगर उसको सेपरेट करना पड़ता है, तो वो हमारा एक सिंगल फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कंडीशन हमारी किसकी है? सिंगल फेज की, सिंगल फेज की। तो कोई भी सब्सटेंस एक से ज्यादा फेज में या कोई भी सिस्टम, सॉरी, अगर हमसे कोई भी पूछता है कि ये सिस्टम है आपके सामने, इसमें कितने नंबर ऑफ फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो फेज को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, मतलब फेज को डिफाइन करने का मेथड है कि अगर आपको होमोजीनियस दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो सिंगल फेज है। बट अगर आप लेयर सेपरेशन कर पा रहे हो वहां पर, तो वो आपके लिए सिंगल फेज का एग्जाम्पल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर में CCl4 ऐड कर दिया, जो कि आपका मिक्स मतलब मिक्सिबल नहीं है, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, और मिक्स नहीं होते हैं तो वहां पर आपको सिस्टम के अंदर लेयर सेपरेशन दिखाई देगी वाटर और CCl4 के बीच में। और CCl4 वाटर में अगर आपको लेयर सेपरेशन दिखाई दे रही है, आप अलग से बता सकते हो ये वाटर है, ये CCl4 है, तो वहां पर इसका मतलब वहां सिंगल फेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहां पर दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक वाटर का फेज है, एक आपका CCl4 का फेज है, और जिसको कि आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। तो अगर फिजिकली सेपरेट कर पा रहे हो तो वो हमारा सिंगल फेज नहीं होगा, वो हमारा मोर देन वन फेज में एग्जिस्ट कर जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कितनी चीजें आपने मिक्स कर रखी है अपने सिस्टम के अंदर, कितनी चीजों का आपका मिक्सचर सामने दिखाई दे रहा है, तो उसके बेसिस पर आप फेज को डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप फेज सभी को समझ आ गया। आप अगर वैसे गैसेस का एग्जांपल लो, किन्हीं भी गैसेस को अगर आप मिक्स करते हो तो आप गैस को सेपरेट नहीं कर सकते, सभी गैसेस आपकी सिंगल फेज में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपने सिस्टम जो भी लिया वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो गैसेस फॉर्म में आपका सिस्टम सिंगल फेज रखेगा। बट अब बाकी की और किसी भी कंडीशन की आप बात कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है आपने किन चीजों को मिक्स किया हुआ है, उसमें वो वहां पर कंप्लीटली मिक्स हो रही है या नहीं हो रही है। कंप्लीटली मिक्स होने के बाद अगर वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बना दे, तो उसका मतलब वहां पर सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगा, और उनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा सिंगल फेज के अंडर आएगा, अदरवाइज आपके मोर देन वन फेज एग्जिस्ट करेंगे। अब जैसे आपका एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर है, वाटर हमारा किन किन फेज में एग्जिस्ट कर सकता है? वाटर किन किन फेज में एग्जिस्ट कर सकता है? आइस में भी, लिक्विड फॉर्म में भी, और वेपर कह लो, गैसेस फॉर्म में भी कह लो, वेपर्स की फॉर्म में भी हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फेजेस में यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर आपके सामने ये कहा जाए कि वाटर, सपोज हमने किसी कंटेनर में वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद उसमें मैंने थोड़ी सी आइस भी डाल दी, वाटर लिया और उसमें मैंने आइस भी डाल दी। अब आपको ये पता है एक टाइम के बाद ये आइस इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, बट अगर मैं आइस डालते ही आपसे पूछूं कि इस सिस्टम के अंदर कितने फेज हैं, तब आप एक सॉलिड फेज को और एक लिक्विड फेज को अलग अलग देख पा रहे हो, और आइस को निकाल के आप बाहर सेपरेट कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपके वाटर के अंदर दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। और अगर आपका वाटर जो है वो तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा हो कहीं पर, कि लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है, और वेपर फॉर्म में भी अगर एग्जिस्ट करता है, और तब आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर सिस्टम के कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पर आंसर क्या करोगे? 3 फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने जो भी सिस्टम दिया गया है उसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, तो वो आपका क्या होगा? एक मतलब सिंगल फेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो मोर देन वन फेसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हुए आपके फेस, कि किसी भी सिस्टम में अगर आपको फेस डिस्क्राइब करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो, मतलब ये चीज ऑब्जर्व करनी है आपने कि वो सिस्टम होमोजीनियस है, फिजिकली सेपरेबल है या नहीं है, और मैकेनिकली मतलब फिजिकली सेपरेबल नहीं है तो हम उनको सिर्फ मैकेनिकली ही सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेबल पॉसिबल नहीं है, मतलब फिजिकली सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अब देखिए
ऑब्जर्व करनी है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या कि आपके सामने सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाए तो आपने उसमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि सबसे छोटा वो वेरिएबल जिसकी हेल्प से हम सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब सिस्टम किस चीज से बना हुआ है, उसमें हमारा क्या क्या चीजें ऐड की गई है, वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट हमें पता होना चाहिए कि जिसकी हेल्प से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये उसका एक कंपोनेंट है। तो मतलब क्या हुआ, किसी भी सिस्टम में अगर आपको कंपोनेंट डिफाइन करने हैं तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाली आपको एंटिटी ढूंढनी है। मतलब क्या कि आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना क्या का मीनिंग क्या हुआ कि वो हमारा इंडिपेंडेंटली मतलब बिना किसी की हेल्प से, बिना किसी की कंबाइंड फॉर्म के एग्जिस्ट कर सकता है। वो आपकी नंबर ऑफ कंपोनेंट को डिस्क्राइब करेगा या कंपोनेंट को डिस्क्राइब करने में आपको हेल्प करेगा और उन्हीं कंपोनेंट की हेल्प से ही हमारे फेस बनते हैं। मतलब सिस्टम में जो भी कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं उन कंपोनेंट्स के ही नंबर ऑफ फेसेस बनते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल लेके समझते हैं तब आपको समझ आएगा। आपके सामने सिस्टम में सिर्फ एक पहले हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का ही। वाटर का एक सिस्टम है, आपके सामने सिर्फ वाटर है, आपके सामने दिया गया और वो हमारा वाटर सिस्टम हो गया। उस वाटर सिस्टम में सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सकती है और गैसियस फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है। ये तो आप सभी को पता है कि वाटर की सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। सॉलिड फॉर्म एक फेस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक सिंगल फेस को रिप्रेजेंट कर रही है, लिक्विड हमारा सेपरेट फेस को रिप्रेजेंट कर रही है और गैसियस फॉर्म में हमारा एक सेपरेट फेस रिप्रेजेंटेशन है। बट चाहे वो गैसियस फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो हमारा वाटर सॉलिड फॉर्म में है, बट है किसकी टाइप? है तो वाटर का ही टाइप ना। वाटर सॉलिड फॉर्म में, एक आइस की फॉर्म में है, वहां पर फिर हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में, हमारा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। गैसेस फॉर्म में दैट मींस वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बट वहां ये बने किसके हुए हैं? चाहे वो आइस है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो वेपर फॉर्म में है, बट बने किसके हैं? हमारे वाटर के ही बने हैं। तो वाटर हमारी एक ऐसी एंटिटी है यहाँ पर, या ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर जो कि आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब बट आप सभी को पता है वाटर किससे बनता है? H2+ O2 से। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से अगर हमारा वाटर बनता है तो यहाँ हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपोनेंट हो सकते थे, बट वाटर फॉर्म में एग्जिस्ट जो करता है वहां पर हमारा H2 मॉलिक्यूल्स ही एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारा एक कंपोनेंट की तरह काम करेगा। हमारे H2 और O2 कंपोनेंट्स नहीं होंगे। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग क्वांटिटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा वाटर है, ना कि H2 और O2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एज अ कंपोनेंट मेरा H2O काम कर रहा है। इसका मतलब मेरे सिस्टम में एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है जिससे सॉलिड फॉर्म में आइस या लिक्विड या वेपर्स बन रहे हैं। वो सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म में बेशक कन्वर्ट हो रहा है, वो उसकी फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, बट हमारा कंपोनेंट एक ही है विच इज H2O। H2 और O2 वहां पर कंपोनेंट नहीं होंगे। समझ आया? अब इसके बाद अगर आप कोई एग्जांपल और लीजिए, जैसे आप सल्फर का एग्जांपल ले सकते हो। सल्फर आपका रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और लिक्विड और वेपर, चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये चारों फॉर्म किसकी है? सल्फर की। सल्फर हमारा इन चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे आपका रोम्बिक सल्फर हो, मोनोक्लिनिक सल्फर हो, लिक्विड फॉर्म में सल्फर हो या वेपर फॉर्म में सल्फर हो, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। ये उनकी फेस हो सकती है, मतलब उसकी फेस चार हो सकती है, बट वो सभी के सभी बने किससे हैं? सल्फर से ही बने हैं। तो कंपोनेंट वहां पर वन ही होगा। और अब आप उसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हो। सपोज आपने वाटर के अंदर शुगर ऐड की, वही जो अभी हम एग्जांपल ले रहे थे। वाटर में
कभी हमारी फेज ज्यादा हो सकते हैं, ये कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि अगर हमारे दो कंपोनेंट हैं तो हमारी दो से ज्यादा फेसेस एग्जिस्ट करेंगी। वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है बट नेसेसरी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट सिर्फ वही एंटिटीज होंगी या वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर का जब हमने एग्जांपल लिया तो हम H2 और O2 की फॉर्म में भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ले सकते थे, बट हमारे वाटर में H2 और O2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या कंपोनेंट एटम जो है, सॉरी कंपोनेंट सब्सटेंस जो है वो वाटर ही हमारा काम करेगा, और हमारा इसका मतलब यहाँ पर वन ही कंपोनेंट होगा। इसमें हमारा वन कंपोनेंट 4 फेज एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर आपका वन कंपोनेंट 3 फेज एग्जिस्ट करेंगे, और इसमें आपके 2 कंपोनेंट एंड 1 फेज एंड 2 कंपोनेंट। आपके सामने नंबर ऑफ एग्जांपल्स होंगे जिनके लिए आपको गिब्स मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जहां पर आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ फेज को डिफाइन करना होगा। वो हर एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जिसके बेसिस पर आपको नंबर ऑफ मतलब कंपोनेंट डिफाइन करना आना चाहिए और नंबर ऑफ फेज डिफाइन करना आना चाहिए। यही काम रहेगा हमारा, मतलब जो हम आगे वाले टॉपिक्स करेंगे ना आपके सिलेबस वाले, तो वहां पर आपका सबसे पहला काम यही होगा कि कंपोनेंट को डिफाइन करो कि कितने कंपोनेंट है सिस्टम में, और फेज को डिफाइन करो फेज कितनी एग्जिस्ट कर रही है। तो वहां से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करोगे। अब क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट भी समझ आ गया, फेज भी समझ आ गया, बट ये जो कैलकुलेट होके वैल्यू मिल रही है हमें F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या है? तो अब हमें बात करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो आपके सामने कोई भी सिस्टम गिवन है, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी सिस्टम गिवन है, उस सिस्टम में आपका मतलब कंसर्न क्या होता है? जैसे अब हमारे सामने कोई भी सिस्टम गिवन है, हमें नहीं पता ये सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म में किसी में भी हो सकता है। अब ये सिस्टम जो है, सपोज ये सिस्टम ए से हमने रिप्रेजेंट किया और हमने एक और सिस्टम लिया, ये सिस्टम हमने बी से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हमारा अलग सिस्टम होगा, यहाँ पर अलग सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की कंडीशन अलग होंगी, यहाँ पर इस सिस्टम में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की कंडीशंस अलग होंगी, या आपकी जो भी थर्मोडायनामिक टर्म्स आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं सभी के लिए हमारी थर्मोडायनामिक टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर अलग होगी और यहाँ पर हमारी अलग होंगी। हो सकता है कुछ एक टर्म्स हमारी सिमिलर भी हो, बट अगर सिस्टम अलग है तो ऑलमोस्ट सभी जो थर्मोडायनामिक टर्म्स हैं हमारी वो अलग अलग होंगी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो यहाँ पर ये कहता है कि अगर मेरे सामने कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब उस सिस्टम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं। दोबारा सुनो क्या बोला, किसी भी सिस्टम की अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे हमने कहा यहाँ पर सारी थर्मोडायनामिक टर्म्स की वैल्यूज अलग होंगी, यहाँ पर सारी थर्मोडायनामिक टर्म्स की वैल्यूज अलग होंगी, इसमें आपका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गिब्स फ्री एनर्जी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या आपकी एंथैल्पी एंट्रोपी सभी वैल्यूज अलग होंगी, इसमें भी वो सभी वैल्यूज अलग होंगी। तो इन सभी वैल्यूज के अलग अलग होने के लिए, मतलब अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी सिस्टम की, चाहे मुझे ए सिस्टम की चाहिए चाहे मुझे बी सिस्टम की, मतलब किसी भी सिस्टम की अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए या किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड है, वो बताता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब यहाँ पर कंपोनेंट और फेज की वैल्यू पुट करोगे और +2 मतलब इस फैक्टर में आप इस वैल्यूज को पुट करोगे, उसके बाद जो भी आपकी f की वैल्यू आई, सपोज करो जैसे f = c - p + 2, मान लो मेरे दो कंपोनेंट हैं और एक फेज है, सिंगल फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं दो कंपोनेंट। यहां पर वैल्यू पुट करो 2 - 1 + 2, 4 - 1 = 3, इसका मतलब मेरी f की वैल्यू आ गई 3। दैट मीन्स अगर मेरा कोई भी 2 कंपोनेंट एंड 1 फेज सिस्टम है तो उसको डिस्क्राइब करने
के लिए मुझे 3 वेरिएबल की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मतलब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना, सारा खेल इसी का है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ये कंपोनेंट और फेस डिस्क्राइब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो चीजें आप मतलब ऑलरेडी जानते हो, फेमिलियर भी थे ऑलमोस्ट इन वर्ड से। फेस तो आपको पता ही था कि सिंगल होमोजेनियस फेस होता है, और कंपोनेंट कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है, मतलब कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स नहीं, इंडिपेंडेंटली वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनकी बात करता है कंपोनेंट। तो यहाँ से कंपोनेंट और फेस को डिस्क्राइब करना हमारे लिए इजी था। बट अब हमें बात करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका बताएगा कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब देखो, जैसे अब मैं यहाँ पे कह रही थी इसका अलग वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, आपने जो भी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, जो भी एंट्रोपी, इस सिस्टम की ये सभी वैल्यूज अपनी अपनी है। इन सभी वैल्यूज के साथ ये सिस्टम है, मतलब कोई भी सिस्टम अगर हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है उसकी कोई ना कोई एंट्रोपी वैल्यू भी होगी, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी वैल्यूज होंगी। इसी तरह से इस सिस्टम की अपनी अलग वैल्यूज होंगी, बट इनमें से अगर हमें कोई 3 की इंफॉर्मेशन हो, जैसे ये F = 3 वैल्यू आ रही है ना, जो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से मुझे कोई 3 की इंफॉर्मेशन हो तो मैं बाकी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता हूं उस सिस्टम के बारे में। मतलब उन 3 वैल्यूज का अगर मुझे पता हो, उन 3 वैल्यूज की हेल्प से मैं उस सिस्टम की कोई इंफॉर्मेशन मेरे से ले लो, मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। तो ये मीनिंग होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली यही चीज डिस्क्राइब करती है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल की इंफॉर्मेशन होना मस्ट है किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। समझ आया? अब इसके आगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा सिस्टम जो है, पहले कंपोनेंट को हम अज्यूम कर ले। जो हमारा सिस्टम है वो या तो एक कंपोनेंट रखेगा, 2 कंपोनेंट रखेगा, 3 कंपोनेंट रखेगा। अगर कहीं पर भी सिस्टम की बात हो रही है, एटलीस्ट 1 कंपोनेंट तो रखेगा ही ना। किसी ना किसी चीज का तो हमारा सिस्टम बना होगा ना। तो अगर किसी ना किसी चीज का बना हुआ है तो इसका मतलब उसमें कम से कम एक कंपोनेंट तो होगा ही। अगर कंपोनेंट है ही नहीं तो सिस्टम ही नहीं है। इसका मतलब सबसे लीस्ट वैल्यू अगर हमारे कंपोनेंट की पॉसिबल है तो वो हमारा 1 है। और 1 कंपोनेंट सिस्टम को आप ग्रेजुएशन में कर चुके हो, इसकी एक्सप्लेनेशन वहां पर आपने की थी। अब आपके सिलेबस में वैसे 2 कंपोनेंट सिस्टम है। हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इन तीनों के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे थोड़ा जनरल वे में, बाकी हमारा फोकस 2 कंपोनेंट सिस्टम पर रहेगा। तो देखो, 1 कंपोनेंट सिस्टम मतलब ये चीजें समझनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट किसी भी सिस्टम के अंदर 1 हो सकते हैं। एक कंपोनेंट का बना हुआ हो सकता है सिस्टम, ज्यादा कितने मर्जी ले लो, ज्यादा कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। आपके सामने अगर वो फिक्स करके देता है कि 2 कंपोनेंट सिस्टम है, 3 कंपोनेंट सिस्टम है, 5 कंपोनेंट सिस्टम है, वो चीजें तो हो जाती है स्पेसिफिक कि भाई हमें वैल्यू फिक्स करके देती है। बट अगर आपको जनरली बात करनी है तो मिनिमम तो कंपोनेंट का नंबर 1 हो सकता है और मैक्सिमम आप कुछ भी ले लो, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप लेके तब अपना सिस्टम बना लो। तो वो हमारा सिस्टम की कंपोनेंट्स जो है वो हमारा फिक्स नहीं हो सकते कि इतने ही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो मिनिमम अगर हमने फिक्स किया, दैट मींस अगर मेरा कंपोनेंट है 1, ये कितनी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है तो F = 1 - P। फेस को फिक्स नहीं कर रहे हैं, फेस आपके एक ही कंपोनेंट के आपने देखे हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने उसका वाटर का एग्जांपल लिया था, वहां पर आपका एक कंपोनेंट के 3 फेस एग्जिस्ट कर रहे थे। साथ ही हमने सल्फर का एग्जांपल लिया, एक ही कंपोनेंट के 4 फेस एग्जिस्ट कर रहे थे। तो फेस को हम फिक्स नहीं कर सकते, फेस हम फिक्स नहीं कर रहे। +2 ये आया। अब इसमें देखिए F = 1 + 2, इसको तो सॉल्व कर ले, 3 - P। ये हमारा 1 कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला बन गया फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम। फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है तो किसी भी 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए, चाहे आप कोई भी 1 कंपोनेंट ले लो, उस पर आप जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो वहां से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लोगे। उस कंपोनेंट का फेस कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, जस्ट वो पता करो, फेस वैल्यू
हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आई, सपोज 2i 3i 2i 0i 1i, अब वो हमारी एक चीज और यहां से पता चलेगी। तो देखो चाहे जो भी वैल्यू आ रही है वहां से हमें पता चलेगा कि सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कोई भी कंपोनेंट नहीं चाहिए, एक कंपोनेंट चाहिए या दो कंपोनेंट चाहिए, तो वहां से हमें ये चीजें पता चलेगी। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की है, 3 माइनस पी। 3 माइनस पी का मतलब यहाँ पर आपकी पी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। बट अगर आपने कोई भी सिस्टम लिया है, कोई भी कंपोनेंट लिया है, तो उसका कोई ना कोई तो फेस एग्जिस्ट करेगा ही ना, उस सिस्टम का कोई ना कोई फेस तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो इसका मतलब फेस की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। हम फेस की वैल्यूज कर रहे हैं ये बात कि फेस की वैल्यू 0 1 2 3 इनमें से कुछ भी हो सकती थी, बट कोई भी कंपोनेंट आपने लिया है तो उसमें कोई ना कोई फेस तो एग्जिस्ट करेगी ही, तो 0 तो नहीं होगी। चाहे वो सिंगल फेस में है, मतलब किसी ना किसी फेस में तो होगा ही, तो उसकी वैल्यू 1 2 3 ये वैल्यूज हो सकती है, 0 भी पॉसिबल नहीं है। और अगर 0 पॉसिबल नहीं है तो 3 माइनस, यहां पर वैल्यू पुट कर रही हूं, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, ये वैल्यूज पॉसिबल है। 3 minus 1 that means 2, 3 minus 2 1, 3 minus 3 0। इसका मतलब हमारे f की वैल्यूज ये आ सकती हैं 0 1 2। यहाँ पर हमने वही लिखा 0 1 2, ये क्यों लिखा मैंने 0 1 2 वो चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पर 0 नहीं हो सकती p की वैल्यू, वो भी चीज समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी सिस्टम लिया है वो किसी भी फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म मतलब फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, बट किसी ना किसी में तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो अगर किसी ना किसी में एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 तो मिनिमम होगा ही होगा। तो दैट मीन्स 1 2 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 2 1 और 0। इसका मतलब आपका अगर 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करनी है तो 0 मतलब कोई भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड ना हो सकता है, और 1 2 अगर मैक्सिमम की बात करो तो मैक्सिमम एफ वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ वेरिएबल जो डिस्क्राइब करने के लिए, सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए, तो मैक्सिमम 2 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं और मिनिमम 0। अब अगर आप कोई एग्जांपल लो, सपोज आप वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हो। वाटर का क्यों बार बार एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि आप वाटर के लिए 1 कंपोनेंट सिस्टम करके आए हो ऑलरेडी मतलब ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेती हूँ और लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर लिक्विड और वेपर के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो लिक्विड और वेपर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल की नीड है जिसकी हेल्प से मैं अपने सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। मतलब अगर मेरा लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है और मेरे से कोई भी मतलब कोई भी आया मेरे पास और उसने मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछा कि आपके सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो मेरे से चाहता है तो मेरे पास ये पता होना चाहिए मतलब मुझे कि उस टाइम पे मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम का की वैल्यू क्या आ रही है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 है तो मतलब मुझे कोई कंपोनेंट रिक्वायर्ड नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता दूंगा, मतलब आप मेरे से कुछ भी पूछो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि उस बारे में कि भाई इसकी जो भी आप वैल्यू पूछ रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर f की वैल्यू 1 आ रही है मतलब मेरा सिस्टम 2 फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, और कितने में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 में ही तो कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे एक ही कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है कि एक कंपोनेंट मुझे पता हो, एक कंपोनेंट मुझे पता हो, तब मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। और अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2 तो इसका मतलब मुझे 2 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ अगर मान लो 2 कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो या तो मुझे प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू दे दो, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज बता दो, तो उसकी हेल्प से मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। फिर उसके बाद या फिर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम बता दो इनका, उसकी हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा इतना झमेला डालने का सिर्फ एक ही मतलब है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही लाइन की है वैसे तो स्टेटमेंट कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड है किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, वो चीज डिस्क्राइब मतलब डिफाइन करता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस चीज को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब हम अपने सिलेबस वाले टॉपिक्स करेंगे ना तो वहां पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की ही बात करोगे, वहां पर आप फेस की
उसकी ही बात करोगे, कंपोनेंट वो आपको फिक्स करके देगा कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट का सिस्टम है, वो आपको फिक्स करके देगा। बट आपको पता होना चाहिए कि फेस कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी स्टेट पर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की कुछ भी वैल्यू आई है तो उसका क्या मतलब है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू आ रही है तो उसका क्या मीनिंग होगा, वो चीज आपको समझ आनी चाहिए। और आई होप सभी को समझ आ गया है कि 0 है तो मतलब मुझे कोई भी कंपोनेंट रिक्वायर, मतलब कोई भी टर्म जो है मुझे रिक्वायर्ड नहीं है कि किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। देखना ही आपके सामने एग्जाम्पल भी आएगा ऐसा, जहां पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 आएगी और वहां पर 0 वैल्यू पे आप कहोगे कि हमें कोई कंपोनेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सॉरी कोई भी टर्म रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमारे लिए तो वैल्यू फिक्स है, हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी इंक्रीज करते जाएंगे, वो आपकी डिफाइन मतलब ये हेल्प करेंगे डिस्क्राइब करने में सिस्टम को। तो फिर अब उसके बाद देखिए यहाँ हमारा मैक्सिमम नंबर कितना आया, 0 आया तो हमें कोई हेडेक ही नहीं है। 0 मतलब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। 1 वैल्यू तो हमें कोई भी बता देगा, कोई प्रेशर वॉल्यूम, इसकी प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, हम उसकी हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो है, दूसरे मतलब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 वैल्यू अगर आती है, इसका मतलब मेरे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए 2 टर्म्स मुझे पता होनी चाहिए। सपोज मैंने प्रेशर और टेम्परेचर की बात की कि मुझे प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर रिक्वायर्ड है उसके लिए अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, सिस्टम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो 2 कोऑर्डिनेट्स में, 2 कोऑर्डिनेट्स या 2 वेरिएबल की फॉर्म में आप अपने सिस्टम को बहुत इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे आप करते आए हो आज तक ग्राफिकली। प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और अपने सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हो। ये हमारे लिए इजी है और जो कि आप ग्रेजुएशन में कर चुके हो, इस चीज को मैं अब डिस्कस भी नहीं कर रही, कभी बाद में हमारे सामने सिलेबस में आएगा तब डिस्कस करेंगे। अब हमारे सामने जो आने वाली है मेन प्रॉब्लम, या जो हमारे सामने टॉपिक्स आएंगे सिलेबस के, वो है 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में। 2 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, दैट मींस सी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 2, और अगर आप सी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 माइनस पी प्लस 2 क्या आया, एफ इज इक्वल टू 4 माइनस पी, 4 माइनस पी। और यहां पर जब 1 कंपोनेंट था, 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए एफ की वैल्यू क्या आई थी 3 माइनस पी, और इसमें एफ की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रही थी 2, और एफ की वैल्यू मिनिमम क्या आ रही थी 0। 0 की तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, और अगर 2 भी आ गई थी तो भी हमारे लिए कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम 2 डायमेंशनली ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास है 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में, 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में भी आपको क्या करना है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और एफ की मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। अगर आप एफ की मिनिमम वैल्यू चेक करोगे तो वही चीज किस पे डिपेंड करता है, एफ की वैल्यू पूरी तरह से पी पर। तो अगर पी पर डिपेंड करता है तो पी की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, या फिर 4 हो सकती है। मतलब फेस वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है, 0 नहीं होगी, वो अभी आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि कोई ना कोई फेस तो एग्जिस्ट करेगी ही अगर आपका सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो। अब अगर आपकी 1, 2, 3, 4 पॉसिबल है तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4, 3, 2, 1, 0। आपकी मैक्सिमम एफ की वैल्यू 3 आ सकती है और मिनिमम एफ की वैल्यू 0 आ सकती है। ये सारी हमारी एफ की वैल्यूज है ना, यहां पर हमने पुट की तो एफ की वैल्यूज आई आपके सामने 3, 2, 1, 0। इसका मतलब सिस्टम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड हो सकते हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड हो सकते हैं, और 0 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके रिक्वायर्ड हो सकते हैं। और ये भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये भी आप एग्जाम्पल देखोगे। बट यहाँ पर इसका मतलब एफ मिनिमम कितना आया 0, एफ मैक्सिमम कितना आया 3। इसका मतलब 2
आपके लिए रिक्वायर्ड है। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब आपके पास 3 टर्म्स की वैल्यूज होनी चाहिए। आप कौन कौन सी वैल्यू की बात करोगे? प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन। इन 3 फैक्टर्स हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका जो फेस रूल है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 ही चीजों पर काम करता है, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर और कॉन्सेंट्रेशन पर। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही हमारा वॉल्यूम आ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता है तो अगर पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस पर हमारा वॉल्यूम भी उसी के अंदर कवर अप हो जाता है। तो हमारे पास अगर 3 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन की हमें बात करनी है। और अगर आपको प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन 3 फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राफिकली इन 3 कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 2D पेपर पर या बोर्ड पर आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते 3 डायमेंशन में अपने ग्राफ को। आप 2 डायमेंशन में ही इजीली मतलब एक्सप्लेन कर पाते हो। अगर आप वैसे पेपर की भी बात नहीं कर रहे, वैसे भी अगर इन जनरली आप डिस्क्राइब करने लगो तो 3D में हमारा काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम 2D में ही अपनी ऑब्जर्वेशंस को इजीली कलेक्ट कर पाते हैं। तो अगर हम 2D में इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे तो हम यहाँ पर इन 2 की हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे अपने ग्राफ को। हम प्रेशर को यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे। दोबारा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है इस टाइम पे। ये हमारा टॉपिक का पार्ट होता, जो अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये टॉपिक का पार्ट होता है। तो जनरल ये बेसिक ही है, वहां पर भी आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, आपको ध्यान से सुनना। एक सेकेंड, हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। 2 कंपोनेंट, 1 मिनट पहले ये रब कर देते हैं पूरा। हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और आपके सिलेबस में भी 2 कंपोनेंट सिस्टम ही है। अगर हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारी f की वैल्यू 4 - pi। इसके बाद जब हमने इनकी मैक्सिमम वैल्यूज को देखा, मतलब f की मैक्सिमम वैल्यू को देखा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3i, या f की मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0i। बीच वाली वैल्यूज का हमें कोई लेना देना नहीं है, हम मिनिमम और मैक्सिमम को डिस्क्राइब कर देते हैं। मिनिमम वाला पॉइंट आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया जाएगा। मैक्सिमम वाले पॉइंट्स को देखिए, यहाँ पर अगर हमारे 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, 3 टर्म्स में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, इसका मतलब मुझे प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन इन तीनों की बात करनी है। वही अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 3 डायमेंशन में हम इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते अपने ग्राफ को, और अगर ड्रॉ नहीं कर सकते तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में एक ही सॉल्यूशन होता है। और वो क्या सॉल्यूशन होता है आपके पास कि इनमें से किसी एक को कांस्टेंट रख देते हैं। मतलब अगर हमारे 3 रिक्वायरमेंट है, मतलब 3 टर्म्स का हमें इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो हमारे पास 3 की फॉर्म में हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है कि इनमें से हम किसी एक को कांस्टेंट कर दें और 2 की हेल्प से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें। हम इसको कर देंगे कांस्टेंट। प्रेशर क्या करेंगे? कांस्टेंट, और बाकी 2 के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आप एक्सप्लेन करोगे गिब्स, ये जो था गिब्स का फेस रूल था, उसकी हेल्प से फेस डायग्राम को। फेस डायग्राम आपके सिलेबस में फेस रूल नहीं, फेस डायग्राम है। तो अब हम इससे आगे जो भी पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर्स में तो नहीं चलो, बट इस आज के लेक्चर वालों जो भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं उनको यूटिलाइज तो वहीं पे करेंगे, बट जो भी हम पढ़ेंगे फेस डायग्राम की फॉर्म में वो आपका सिलेबस का पार्ट रहेगा। बट आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जो भी आज हमने पढ़ा है वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। हो सकता है इस एग्जाम्स के, मतलब मास्टर के एग्जाम के लिए आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, बट आप कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, फेस के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में पूछ ही लिया जाता है। तो अब हमारे पास अगर फेस डायग्राम हमने डिस्कस करना है तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों टर्म्स में प्रेशर को कांस्टेंट रख के और हम अपने फेस डायग्राम की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट उससे पहले एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमारा f की वैल्यूज
मिनिमम 0 आई, फिर 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, मैक्सिमम हमारी 3 तक जा रही है। कब? अगर मैं 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ, 4 माइनस पी की फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू आती है 0, आप देखना जब आप फेज डायग्राम ड्रॉ करोगे वहां पर आपकी वैल्यू 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी और 3 भी आएगी। तो अगर जब भी आपकी वैल्यू 0 आती है, क्या लिखूं इसको, f की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज हैं। अगर 0 आती है तो उस टाइम पे सिस्टम को इनवेरिएंट बोला जाता है। इनवेरिएंट इसका मतलब किसी भी फैक्टर के साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया तो सिस्टम मेरा इनवेरिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सिस्टम किसी भी टर्म के साथ चेंज नहीं हो रहा। और अगर आपका 1 वैल्यू आती है f की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आती है तो उसको मोनो वेरिएंट बोला जाता है, मोनो वेरिएंट। और अगर आपकी 2 वैल्यू आती है तो बाई वेरिएंट बोला जाता है, बाई वेरिएंट। और इसके अलावा और अगर आपकी वैल्यू 3 आ जाती है तो ट्राई वेरिएंट बोला जाएगा, ट्राई वेरिएंट। दैट मीन्स 3 फैक्टर्स के साथ हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू वेरी करेगी। अब उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ तो इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो अब तो हम हमारे अकॉर्डिंग ये तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, एक को तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो इसका मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो एक इस फैक्टर पर तो डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो f की वैल्यू जो अब पहले हमारे पास जो f की वैल्यू आ रही थी वो f की वैल्यू अब कुछ चेंज होके आने वाली है। और वो चेंज क्या होगा, 4 माइनस पी माइनस 1। ये 1 माइनस क्यों किया, 4 माइनस पी तो था ही आपके पास ऑलरेडी, इसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर को हमने कांस्टेंट कर दिया है। अब वो कांस्टेंट फैक्टर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा क्या था कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर मेरा सिस्टम डिपेंड करता है। तो सिस्टम तो अब सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा तो हमने एक फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही वैल्यू क्या बची, f डैश इज इक्वल टू 3 माइनस पी। ये f था, सॉरी ये हमारा f था डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम गिब्स रूल के नाम से जानते हैं, गिब्स रूल, गिब्स रूल ऑफ फेज इक्विलिब्रियम। और ये हमारा है रिड्यूस्ड गिब्स रूल, रिड्यूस्ड गिब्स रूल, गिब्स फेस रूल बोल दो, रिड्यूस्ड गिब्स फेस रूल। अब ये रिड्यूस्ड गिब्स फेस रूल को ही हम यूज करेंगे जब भी हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करेंगे। तो वहां पर हमारा f डैश इज इक्वल टू 3 माइनस पी बोला जाएगा। और अभी याद कीजिए जब मैंने आपको 1 कंपोनेंट वाला बताया था वहां पर भी आपकी f की वैल्यू क्या आई थी, 3 माइनस पी। बट वहां पर जो f की वैल्यू 3 माइनस पी आई थी वो गिब्स रूल के अकॉर्डिंग थी या गिब्स फेस रूल के अकॉर्डिंग थी। बट यहाँ पर जो ये 3 माइनस पी है ये रिड्यूस्ड गिब्स फेस रूल के अकॉर्डिंग है, रिड्यूस्ड गिब्स फेस रूल के अकॉर्डिंग है। और रिड्यूस्ड गिब्स फेस रूल हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि 2 कंपोनेंट में f की वैल्यू 3 आ रही थी, उसमें से हमने एक को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब कांस्टेंट कर दिया। तो हमारी वैल्यू रिड्यूस होके हमें मिल रही है, और रिड्यूस होके मिल रही है तो हम रिड्यूस्ड फेस रूल का यूज करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो वहां पर आपको स्टार्टिंग में ही बोलूंगी कि हम रिड्यूस्ड गिब्स रूल का यूज कर रहे हैं। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से हमने एक को कांस्टेंट रख दिया है, बाकी 2 पर ही हमारा सिस्टम डिपेंड करेगा। और यहीं से हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज हमें मिलने वाली है। तो आज के लिए आपका लेक्चर हुआ कंप्लीट। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जिनका आपको पता होना जरूरी है, जिसके बेसिस पर ही आप अपने नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए अभी के लिए थैंक यू।